नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे अधिगम के संदर्भ में। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस चैनल पे आए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हम लोग देखते हैं आज जो है अधिगम के संदर्भ में अधिगम को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। अधिगम क्या होता है, अधिगम के संदर्भ में बहुत सारी अवधारणाएँ प्रचलित है, तो उनके संदर्भ में हम लोग जानते हैं अधिगम। इसको हम लोग पढ़ेंगे मैनली। आज हम लोग बात करेंगे अधिगम के संदर्भ में। बहुत सारे ऐसे जो है शिक्षक होते हैं मनोविज्ञान के, जो अधिगम को बहुत ही हवा बनाकर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप हमारे इस एक नंबर चैनल पर आ चुके हैं। तो अधिगम मैं आपको इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि आपके मस्तिष्क में छा जाएगा और आज के बाद आप लोग अधिगम को भूलेंगे नहीं। अधिगम बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में। आप जितने भी हमारे दोस्त मित्र जितने भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अधिगम को जानना काफ़ी अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अधिगम के परिप्रेक्ष्य को। सबसे पहले देखेंगे हम अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अधिगम के अर्थ को देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैनली हम अर्थ और परिभाषाओं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कुछ इसके संदर्भ में। तो अधिगम के अर्थों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो दोस्तों इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका अर्थ अंग्रेजी रूपांतरण होता है लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग होता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके दो अर्थ निकलेंगे। एक तो सबसे पहले इसकी संकीर्णता की बात करें, संकीर्ण अर्थ या संकुचित अर्थ की हम बात करें तो सबसे पहले जो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है लर्निंग, और लर्निंग का अर्थ क्या होता है सीखना। तो ये इसका जो सीखना है ये इसका बहुत ही संकुचित अर्थ है, बहुत ही छोटा सा अर्थ है। ये इतनी सी अर्थों को नहीं रखता है। अधिगम अपने अंदर संकुचित अर्थ को नहीं रखता है। अधिगम एक ब्रॉड स्तर का जो है वर्ड है, ब्रॉड स्तर का जो है ये शब्द है। इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे अधिगम के बारे में, इसके व्यापक अर्थ क्या हो सकते हैं इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे आज मुख्यतः। तो एक तो ये संकीर्ण अर्थ के बारे में और दूसरा हम लोग बात करेंगे व्यापक अर्थ के संदर्भ में। संकीर्ण अर्थ होता है सीखना, तो ये सिर्फ सीखना तक संदर्भित नहीं होता है। इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं अधिगम के व्यापक की बात करें, व्यापक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है आधार, इसका जो है अधिगम का व्यापक अर्थ होता है आधार में व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, ये क्या होता है व्यापक अर्थ होता है अधिगम का। और इसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि व्यवहार, अब यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे जो है आ रहा है आप सभी के बीच, व्यवहार शब्द। व्यवहार शब्द के संदर्भ में हम लोग कुछ देखते हैं क्योंकि अभी का जो साइकोलॉजी का ट्रेंड है वो सिर्फ व्यवहार पे टिका हुआ है। तो इसके संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। व्यवहार जो है, ये व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया इसको देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि व्यवहारवाद का जनक कौन है और व्यवहारवाद कैसे आया उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देखिए सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था 1905 ईस्वी में। कब किया था? 1905 ईस्वी में। किसने किया था? तो यहाँ पे आप देखेंगे विलियम मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक होता है, विलियम मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने ही क्या की थी, जो सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1905 में किया था विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसके पुस्तक का क्या नाम था? इसके पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया था? इसी पुस्तक में इन्होंने जो है सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। तो इतनी सी बात आप लोग जान लीजिए मेरे दोस्तों। यदि आप कोई भी जो है इसके विस्तारित प्रश्नों को लिख रहे होंगे या फिर आप किसी भी सीटेट बीटेट या फिर किसी राज्य स्तरीय शिक्षक बनने की जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उसमें आप बैठ रहे हैं, तो JRF नेट कुछ भी आप कर रहे हो, ये सारे चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो 1905 में ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि 1905 में यानी कि सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में किया गया था, किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल के द्वारा। इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। किसने कह दिया आपको अधिगम बहुत बड़ा है, अधिगम बहुत छोटा है। और अब मैं आपके दिमाग में ये रेखा चित्र अभी बना दूंगा जिसके बाद आप अधिगम को भूलेंगे नहीं, अधिगम आपके मानसिक पटल पर छाया रहेगा। तो सर्वप्रथम जो है व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया था। और व्यवहारवाद की यदि हम बात करें, जो व्यवहारवाद से ये जो व्यापक अर्थ जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक माना जाता है JB, आप लोग पढ़ेंगे JB वाटसन।
इसको माना जाता है। और इन्होंने 1913 में, कब 1913 में एक वाद दिया था मनोविज्ञान में, और उसी वाद के अनुसार जो है ये कौन सा वाद कहलाने लगा, व्यवहारवाद कहलाने लगा। तो इतनी सी बातें आपको इसके संदर्भ में जाननी है। जेबी वाटसन के संदर्भ में 1913 में इन्होंने व्यवहारवाद दिया था, इसीलिए इसे व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहार शब्द को इन्होंने मनोविज्ञान में अपनी भूमिकाएं दी थी। व्यवहार कैसे आया, इसके संदर्भ में आप सभी को मैं संक्षिप्त थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूँ। जब मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र से अलग होकर अपनी शाखा का स्थापित किया था, तो उस समय मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान कहलाता था। किस चीज़ का मनोविज्ञान कहलाता था? आत्मा का मनोविज्ञान कहलाता था। और जैसे जैसे समय अनुसार परिवर्तन होते हैं तो नए नए शोधों के फलस्वरूप नए नए परिणामों की भी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो आत्मा के अध्ययन जो है वो कुछ हद तक संकुचित अर्थों को परिभाषित कर रहा था। जब दूसरे लोग आए, उसमें संशोधन की बात चली, उसमें जो अध्ययन हुई, तो पता चला हम आत्मा के स्वरूप को देख नहीं सकते हैं, हम उसका मापन नहीं कर सकते हैं, हम उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अतः ये जो है कोई परीक्षण के लायक नहीं है, इसीलिए हम आत्मा को नहीं मान सकते हैं। आत्मा है या नहीं है, इसका कोई भी लिखित या फिर मौखिक किसी भी प्रकार का परीक्षण संभव नहीं है। तो ये अपने जो है अपने स्तर को छोड़ दिया और उसका जो है परिभाषा वो संकुचित हो गया। फिर जो है ये चेतना, मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान बना। किस चीज़ का मनोविज्ञान बना? मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान बना। मन जो होता है, मन जो शब्द है, ये साइकोलॉजी के अंतर्गत मन शब्द का अर्थ होता है मस्तिष्क। क्या होता है? मन शब्द का अर्थ होता है मस्तिष्क से। तो ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मनोविज्ञान में जो मन शब्द है इसका अर्थ होता है मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क इसका अर्थ होता है। इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है मन शब्द, ये मस्तिष्क की ओर संकेत करता है, जो साइकोलॉजी के अंतर्गत होते हैं। तो इसके बाद जो है ये मन और मस्तिष्क पे आके टिक गया। मन और मस्तिष्क के बाद जो है ये जो है आगे बढ़ा और ये चेतना के मनोविज्ञान, चेतना के विज्ञान पर आ गया। मनोविश्लेषणवाद की जो चेतना है, चेतना का विज्ञान बना। और चेतना के विज्ञान के बाद जो है विलियम जेबी वाटसन जब आए, जेबी वाटसन ने 1993 में अपना वाद दिया था, जिसे व्यवहारवाद कहते हैं। और उन्होंने बताया कि हम जो है उन सभी जितने भी जो उनसे पहले चेतनाएं दी गई थी, उन सभी का मापन या परीक्षण के संदर्भ में उन्होंने बताया कि इसका उतना प्रामाणिकता नहीं है, उतनी परीक्षण की प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए वो भी उनका जो परिभाषाएं थी वो भी संकुचित हो गई और धीरे धीरे मनोविज्ञान ने अपना अर्थ क्या ले लिया? अपना अर्थ व्यवहार के संदर्भ में ले लिया। और अभी वर्तमान में मनोविज्ञान की परिभाषा वो होती है, मनोविज्ञान वो है जिसमें हम व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। ये वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के रुख पे टिका हुआ है। इसके संदर्भ में ही हम बात करेंगे। तो पूरा का पूरा मनोविज्ञान जो है ये किस पे टिका हुआ है? व्यवहार के संदर्भ में टिका हुआ है। और आज हम लोग मेनली बात कर रहे हैं शिक्षण अधिगम की, और अधिगम में हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम के अर्थों को। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने उसको थोड़ी सी शॉर्ट परिभाषाएं आपको बताई, उसके संदर्भ में मैंने थोड़ा इतिहास आपको बताने का प्रयास किया। और आप देखें यहाँ व्यवहार शब्द के संदर्भ में, तो ये इतनी सी बातें आपको जाननी है। व्यवहार में परिवर्तन होगा तो ही वो क्या है? अधिगम है। ये इसका व्यापक अर्थ है, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अब चलिए, व्यवहार में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन क्या व्यवहार में परिवर्तन, यदि एक बातें आपको याद रखनी है, व्यवहार में यदि परिवर्तन अस्थायी होता है, कैसा परिवर्तन होता है? परिवर्तन अस्थायी होता है तो ही वो अधिगम है, वरना वो अधिगम नहीं है। और ये परिवर्तन, ये अस्थायी परिवर्तन मैंने 3 कारणों से ही आती है। 3 कारण से ही आती है। वो 3 कारण कौन कौन से है? अनुभव, और क्या है? प्रशिक्षण। ठीक है, अनुभव प्रशिक्षण के माध्यम से जो आप सभी में, आप में जो ये आती है, प्रीफरेंस आती है, आप में जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम, अनुभव, अधिगम से और जो है प्रशिक्षण के माध्यम से, इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो आप में जो ये आती है, सुधार आती है, अभ्यास। यहाँ पे एक और होगा अभ्यास। तो ये अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, ये 3 ही मुख्य बिंदु है। ये 3 ही मुख्य बिंदु है। यदि आप में इन 3 कारणों से ही या फिर वो आपके अनुभव से संदर्भित हो, अनुभव के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आया हो, या फिर आप प्रशिक्षण लेने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। जैसे आप अभी बीएड की कक्षा में या फिर किसी भी सीटेट, बीएस, सीटी, जितने भी एग्जाम मतलब प्रशिक्षण कोर्स होते हैं, उनमें आपने दाखिला लिया। प्रशिक्षण के बाद आप
विद्यालयों में पढ़ाने लगते हैं और उससे पहले नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जो आपके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन के आधार जो हैं, ये परिवर्तन के आधार आपके अनुभव हो सकते हैं, प्रशिक्षण हो सकते हैं, अभ्यास हो सकते हैं। तो ये आपको मैनुअली याद रखना है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन वो भी किसके किसके कारण, या तो वो अनुभव के कारण हो, या प्रशिक्षण के कारण, या फिर अभ्यास के कारण हो, तो ही वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, व्यवहार में आए परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा। वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, अस्थायी परिवर्तन। तो इसका एक जो है सटीक परिभाषा यदि हम बात करें, सटीक परिभाषा इसका क्या निकल सकता है, यदि हम अन्य मनोवैज्ञानिकों की बात नहीं करें तो ये फिर हम परिभाषा निकाल सकते हैं कि अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन। याद रखना मेरे दोस्तों, अस्थायी अस्थायी अस्थायी। यदि अस्थायी आप भूल जाएंगे तो अधिगम की परिभाषा आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि अधिगम में अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करेंगे मैनुअली कि अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ही अधिगम कहते हैं। तो मैनुअली अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से तथ्य हैं जिनके कारण और भी ऐसे कौन से तत्व हैं जो व्यवहार में परिवर्तन करते हैं लेकिन वो अस्थायी नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसके संदर्भ में हम 4-5 बातें आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप देखिए व्यवहार में परिवर्तन का जो कारण होता है वो सबसे पहले आप देखिए, यदि मादक पदार्थ की हम बात करें, मादक पदार्थ, दारू, शराब जो भी होता है, तो मादक पदार्थ के कारण भी व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब वो मादक पदार्थ पीकर आता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन जो उसमें होती है वो तत्क्षण परिवर्तन होती है या फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए वो परिवर्तन होती है। वो परिवर्तन अस्थायी ना होकर के अस्थायी होती है। और मैंने अभी आपको बताया है कि व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को ही हम लोग अधिगम कहते हैं। तो क्या ये मादक पदार्थ के सेवन से जो व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं, उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं, क्या हम उसे अधिगम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं मेरे दोस्तों। तो याद रखना कि व्यवहार में यदि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण को छोड़कर, अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास को छोड़कर यदि किसी भी कारणों से भी परिवर्तन आ रहा है तो वो अधिगम नहीं है, वो अस्थायी नहीं होता। जैसे मादक पदार्थ की हमने बात करी। दूसरी बात मैं कर लेता हूँ यहाँ पर परिपक्वता की। किसकी बात मैं कर लेता हूँ, यहाँ मैं बात कर लेता हूँ परिपक्वता की। अब परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है, इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि मैच्योरिटी वो होती है जब आपके अंगों में जो है एकीकरण नहीं रहता, आप में जो मानसिक क्षमताएं कम होती है, उसके कारण भी आप में बहुत सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो कि बच्चे में कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो उन व्यवहारों में आपके परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन आपकी परिपक्वता के कारण आते हैं और ये अस्थायी नहीं होते हैं। तो परिपक्वता के कारण जो आप में परिवर्तन आते हैं ये अस्थायी नहीं होते हैं। प्रत्येक उम्रों की, प्रत्येक अवस्थाओं के अनुसार ये बदलता रहता है, परिपक्वता के अनुसार ये बदलता रहता है, इसमें अस्थायित्व नहीं होता है। तो ये परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन आपके व्यवहार में आ रहा है, अपेक्षित परिवर्तन आ रहा है, उसे हम लोग अधिगम नहीं कह सकते हैं। तो ये आप दो चीजें तो आपको मैनुअली आपके मस्तिष्क में क्लियर होगा कि मादक पदार्थ के सेवन से जो परिवर्तन आएगा वो क्या होगा, वो भी नहीं होगा। परिपक्वता के कारण आए परिवर्तन। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जितने भी मेरे साथी हैं, मैं आपको बता दूं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं CTET में। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। जितने भी CET का एग्जाम जो भी मेरे छोटे भाई देने वाले हैं BEd के लिए, उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो परिपक्वता, ऐसा पूछा जाता है कि क्या परिपक्वता के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन अधिगम कहला सकता है? तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए एक ही उत्तर है, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, वो परिवर्तन अस्थायी होना चाहिए। अस्थायी यदि नहीं है तो वो अधिगम नहीं है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। वो परिवर्तन भी कैसे होना चाहिए, अधिगम के अनुभव के अनुसार, प्रशिक्षण या फिर अभ्यास के द्वारा जो उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आता है, और ऐसा परिवर्तन जो कि अस्थायी हो। याद रखना, बिल्कुल मेरे दोस्त याद रखना, अस्थायी यदि नहीं है तो वो जो है अधिगम नहीं कहला सकता। अस्थायी है तो ही अधिगम कहलाएगा। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, तो भी आप निकाल पाएंगे कि मादक पदार्थ के सेवन से जो एक व्यक्ति में अपेक्षित परिवर्तन होता है, उनके व्यवहारों में जो परिवर्तन होता है वो क्या है, वो अधिगम नहीं होता है, वो अधिगम नहीं होता है। अब और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण उसके व्यवहारों में, व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन आता है और हम लोग उसको अधिगम नहीं कहेंगे? जो परिवर्तन मैंने बताया अस्थायी हो वही अधिगम है, जो परिवर्तन अस्थायी हो वही अधिगम है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्या कारण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम बताएं आपको, बीमारी,
बीमारी के कारण भी व्यक्ति में बहुत सारे अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, व्यवहार का परिवर्तन होता है। आप बताओ, यदि आपका भाई या फिर कोई बीमार पड़ जाता है घर में, तो उसके पास यदि आप कुछ लेकर जाते हो तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वह बीमार होता है। क्योंकि वह बीमार होता है, जैसे ही उसकी बीमारी ठीक होती है, जैसे वह बुखार से पीड़ित व्यक्ति जैसे ही ठीक हो जाता है, तो उसमें से जो व्यवहार में जो परिवर्तन उसमें हुई थी, अपेक्षित परिवर्तन हुई थी, वो परिवर्तन वो समाप्त हो जाती है। अर्थात बीमारी के कारण आए व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएंगे। शायद यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को, शायद यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो बीमारी के कारण यदि उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन क्या कहलाएगा? वह परिवर्तन क्या अधिगम कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि क्यों नहीं कहलाएगा, तो क्यों नहीं कहलाएगा, इसका मतलब यह होता है कि बीमारी के कारण जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है। वह परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है, तत्क्षण होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे ही उसकी बीमारी उससे गायब होती है, उससे बीमारी हटती है, वैसे ही उसका जो है पुनः सामान्य की ओर उसका जो है व्यवहार हो जाता है, सामान्य की तरह व्यवहार हो जाता है। तो इस प्रकार से बीमारी के द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी नहीं होते हैं। और अस्थायी नहीं होगा मेरे दोस्तों, मैं 25 बार बताता हूं, 100 बार बताता हूं, जब तक अस्थायी नहीं होगा, जब तक अस्थायी नहीं होगा वो अधिगम नहीं होगा। जब तक अस्थायी नहीं होगा वो अधिगम नहीं होगा। अधिगम होने के लिए अस्थायी परिवर्तन चाहिए। अधिगम होने के लिए कैसा परिवर्तन चाहिए? अस्थायी परिवर्तन चाहिए। तो यहाँ पे मादक पदार्थ के सेवन से हमने बताया, परिपक्वता के संदर्भ से हमने बताया, बीमारी के कारण जो भी परिवर्तन आते हैं वह परिवर्तन अस्थायी नहीं होते हैं। वो परिवर्तन अस्थायी नहीं होते हैं। अस्थायी नहीं होने के कारण हम लोग उसको क्या कहते हैं? अधिगम नहीं मान सकते हैं। हम लोग उसको अधिगम नहीं मान सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, मैं बताता हूँ अगला कारण क्या हो सकता है। अगला कारण हो सकता है संवेग, संवेगात्मक परिवर्तन। क्या हो सकता है? संवेगात्मक परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, संवेगात्मक परिवर्तन। और संवेगात्मक परिवर्तन, संवेगों को हम पढ़ाएंगे किसी दिन आपको। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग 14 प्रकार के होते हैं। इसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा, इसके संदर्भ में मैं आपको दूसरे दिन पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, संवेगात्मक परिवर्तन जो होता है, संवेगों के कारण जो किसी के व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन भी अस्थायी नहीं होता है। संवेग की बात हम करें तो प्रत्येक उम्र में, प्रत्येक अवस्था में अलग अलग प्रकार के संवेग उसमें जो है जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं। तो संवेगों के कारण उसके व्यवहार में यदि परिवर्तन आ रहा है तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? वो परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये परिवर्तन जो होता है ये अस्थायी नहीं होता है। जैसे उसमें जो है भय, क्रोध, घृणा, ये सभी जो संवेग उसमें उत्पन्न होते हैं, ये विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्रकार के उसमें जो है देखने के लिए आपको व्यवहार मिलेंगे। इसमें जो है उसको नियंत्रण करना सीख लेता है किसी में। तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं, संवेगों के कारण जो परिवर्तन होते हैं, एक बालकों में, एक मनुष्य में जो परिवर्तन होता है, ये संवेगात्मक परिवर्तन के कारण यदि उसके व्यवहार में, संवेगात्मक परिवर्तन के कारण यदि उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएंगे। इतनी सी बात आप सभी के मस्तिष्क में क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूं अगले एक कारण के संदर्भ में। जैसे कि यहां देखिए आप, थकान। कोई भी व्यक्ति या मजदूर जो भर दिन कहीं काम करता है और शाम को जब घर आता है, घर आने के बाद उसमें थकान का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव होता है, और उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो जाता है। उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो जाता है, या फिर उसको जब उसकी पत्नी खाने के लिए देती होगी तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ला उठता है, या फिर कभी कभी वो बहुत ज़्यादा जो है गलत शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो इस प्रकार के जो उसमें व्यवहार में परिवर्तन आता है, अपेक्षित जो परिवर्तन आप देख रहे हैं उसके व्यवहार में, ये परिवर्तन आने के कारण क्या है? ये परिवर्तन आने के कारण है थकान। और थकान जो है, थकान के कारण जो परिवर्तन आते हैं, ये परिवर्तन क्या होता है? ये परिवर्तन अस्थायी नहीं होकर अस्थायी होता है। जैसे ही उसका थकान समाप्त होता है, पुनः वह जो है सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगता है, बिहेव करने लगता है। तो मैंने आपको बताया अधिगम के लिए क्या होना आवश्यक है? अस्थायी परिवर्तन होना आवश्यक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। संकीर्ण अर्थ में इसका क्या अर्थ होता है? सीखना होता है। इसका व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1905 में विलियम मैकडॉगल ने किया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। किसमें किया था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। 2 प्रश्न यहाँ दोस्तों, 2 प्रश्न ध्यान रखने की बात है, 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। शायद आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, जितने भी लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सीटेट तो देना ही होगा, डीएलएड कर रहे हैं उन्हें भी सीटेट देना ही होगा। जितने भी हमारे छोटे भाई बहन, जितने भी हमारे इस सीरीज को देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। शब्द जो है, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1905 में हुआ था, और विलियम मैकडॉगल ने की थी। और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी थी, मनोविज्ञान की अभिवृत्ति नामक एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसी में उन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। और जब बात आ जाए, सबसे पहले
व्यवहार शब्द के व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो व्यवहारवाद का जनक सबसे पहले जे.बी. वाटसन आप मारेंगे। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। 1913 में इन्होंने एक वाद दिया था जिसका नाम था व्यवहारवाद। तो अभी मनोविज्ञान का ट्रेंड जो है व्यवहार पर टिका हुआ है, इसीलिए जो है मनोविज्ञान के संदर्भ में इसको जानना काफी अत्यंत आवश्यक है। और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखनी है। 1905 में इन्होंने प्रयोग किया था सर्वप्रथम, और ये जो बात दिया था 1913 में दिया था। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और जो अधिगम के बारे में मैंने बताया, व्यापक अर्थ व्यवहार में परिवर्तन, तो व्यवहार में परिवर्तन कैसा होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए। यदि अस्थायी नहीं है तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? वो परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएगा। और अस्थायी परिवर्तन मात्र तीन कारणों से ही कौन से? अनुभव से, प्रशिक्षण से और अभ्यास के द्वारा जो उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे? अधिगम कहलाएंगे। और जो मैंने यहाँ पे कुछ कारण बताए हैं जिसके कारण उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन नहीं आते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी परिवर्तन नहीं आते हैं। जैसे कि मादक पदार्थों का सेवन करने से, दारू या नशा किसी प्रकार का सेवन करने से उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आता है। वो परिवर्तन कुछ देर के लिए तत्क्षण होता है, इसके बाद वह सामान्य व्यवहार करने लगता है। तो ये जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये व्यवहार अधिगम नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों जितने भी हो, आप सभी ध्यान रखना। ये बातें बहुत सारे घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटेट में अंदर से प्रश्न लिए जाते हैं। तो दिमाग में आपको रखना है कि मादक पदार्थ के सेवन से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है और वो कभी भी अधिगम नहीं हो सकता है। परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, परिपक्वता मतलब आपके शरीर में जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, वो मैच्योरिटी के कारण आप में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन आपके दिन प्रतिदिन परिपक्वता के बढ़ने के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। इसीलिए ये परिवर्तन जो आपके व्यवहार में जो होता है, ये परिवर्तन अस्थायी नहीं होकर के अस्थायी होता है, और अस्थायी होने के कारण इसे हम लोग अधिगम नहीं कर सकते हैं। और बीमारी तो मैंने बता ही दिया, बीमारी के कारण तत्क्षण परिवर्तन होता है आपके व्यवहार में, तो इसे भी हम लोग नहीं मान सकते हैं। और संवेगात्मक परिवर्तन मैंने बताया, संवेग 14 प्रकार के होते हैं। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। और इसके संदर्भ में मैं आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि कहीं समझने में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको फिर से आप सभी को बताऊंगा अगले वीडियो में। तो यहाँ आपको मैं बता दूं, संवेगात्मक परिवर्तन यदि होता है, संवेगों के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो दोस्तों इसके पहले मैं एक वीडियो आप सभी के लिए कोर्स 1 में अवस्थाएं आप लोग पढ़ेंगे। तो कोर्स 1 की जो अवस्थाओं के संदर्भ में आप देखेंगे तो प्रत्येक अवस्था में संवेग जो है अलग अलग प्रकार के उसमें जो है उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तभी वो रोता और चिल्लाता है, तो इसका मतलब उसमें भी जो है संवेदना होती है, तो वो जो होती है वो भी वहाँ पे संवेग को दिखाता है। तो ये चीज़ें यहाँ देखिए, संवेगात्मक परिवर्तन के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह परिवर्तन क्या होता है? वो अस्थायी नहीं होता है। जैसे जैसे उसका अवस्था बढ़ती रहती है, जैसे जैसे बढ़ता रहता है उसमें क्या होता है? उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता रहता है। इसी के कारण जो है संवेगों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है, और अस्थायी नहीं होने के कारण इसको हम लोग अधिगम नहीं मानेंगे। थकान के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को हम लोग अधिगम नहीं मानेंगे। तो इतनी सी बातें आप सभी के लिए आज अधिगम के संदर्भ में मैंने बताई। अधिगम के अर्थों के संदर्भ में दोस्तों कूट कर आपके मस्तिष्क में बढ़ जाएगी। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इसको बहुत ही लीगल मतलब नजरिए से पढ़ाते हैं, बहुत ही इसको जो है डरावने रूप से पढ़ाते हैं कि अधिगम ऐसा चीज हो कि शायद हमें कभी याद ही नहीं हो सकता। याद करने की बात नहीं है दोस्तों, याद करने की कभी बात नहीं है, ये समझने की बात है। यदि आपके मस्तिष्क में इसकी समझ उपस्थित हो जाए, प्रतिबिंब बन जाए, तो आप कहां इसको भूलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बात याद रखनी है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए, और 3 चीजों से ये होना चाहिए, अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से। अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, तो 3 चीजों के द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए, तो वो अधिगम है। और सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप सभी, और किसी भी टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि हम उन लोगों तक भी पहुँच सकें जो हमें देखने के काबिल नहीं हो। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। और 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक बधाई, और इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं आज का। जय हिंद, जय भारत।